डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में मराठा का अधिकांश बात खत्म कर चुके हैं। अब दो चीजें मराठा में हम लोग को पढ़नी है, एक कि एंग्लो मराठा वार और दूसरा कि आखिर मराठे क्यों पराजित हुए अंग्रेजों से। और ये दोनों टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। आमतौर पे परीक्षाओं में जो है एंग्लो मराठा रिलेशंस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहां तक एंग्लो मराठा रिलेशंस का प्रश्न है तो ये पूरी तरीके से आधुनिक भारत का मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है। और अंग्रेजों ने भारतीय शक्तियों के पराजय करने का जो क्रम शुरू किया था, उस क्रम में अंतिम कड़ी मराठे थे। क्योंकि मराठों के बाद पराजय के बाद अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि अब सिवा रंजीत सिंह के या पंजाब के अलावा और कोई इलाका नहीं बचा है जो अंग्रेजों को प्रभावी रूप से भारत से निकालने का प्रयास करे। जो भी देसी रियासतें बची हैं वो सभी के सभी ब्रिटिश प्रभुता को मानने के लिए तैयार है। इसलिए उन्हें अगर ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं भी मिलाया जाए तो वो सहयोगी बन करके ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा हर्डल जो था वो मराठे थे। और इसी कारण से अंग्रेजों ने इस बड़े रोड़े को, इस बड़े हर्डल को, इस बड़े अवरोध को समाप्त करने हेतु उनके साथ कुल 3 युद्ध किए और उन तीनों युद्धों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आज का जो क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आंग्ल मराठा संबंध, एंग्लो मराठा रिलेशंस। उसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग 3 आंग्ल मराठा युद्ध को पढ़ने जा रहे हैं। और इन 3 आंग्ल मराठा युद्ध को पढ़ने के बाद या पढ़ने के क्रम में हम लोग ये पाएंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को विजित किया और क्यों भारतीय शक्तियां पराजित हुई, या मराठे क्यों कर पराजित हुए। हम लोग अनायास रूप से यूं ही बोल देते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर आके कब्जा कर लिया। इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि वो कब्जा क्यों किया। हम लोग दूसरों के गलतियों को देखते हैं, अपनी गलतियों को नहीं देखते। अगर अपनी गलतियों को उस समय भी देखा जाता तो अंग्रेज भारत पर आधिपत्य स्थापित नहीं करते। तो इतिहास समसामयिक होता है, कंटेम्प्रेरी होता है। इसलिए जरूरी है कि जो भूत में घटनाएं घट गई हैं वो वर्तमान में ना घटे, ताकि भविष्य हमारा जो है वो सुरक्षित रहे। तो इस दृष्टिकोण से हम एंग्लो मराठा रिलेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? अब देखते हैं कि एंग्लो मराठा वार की पृष्ठभूमि क्या थी, यानी भूमिका कैसे कैसे बना। तो कल ही के क्लास में पेशवाओं के काल को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि एक घटना घटी थी, पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध। ये पानीपत का जो तृतीय युद्ध लड़ा गया था वो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया था। इसको वार के दृष्टिकोण से, एंग्लो मराठा वार के दृष्टिकोण से टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले कुछ और बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है पृष्ठभूमि में। उसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे एक अलग मुद्दा है। जो लिखने वाली बात होगी उसको हम बोर्ड पर लिखते हुए चल रहे हैं। लेकिन इसके पूर्व का भी एक दृष्टांत है जो आपको जानना होगा। और वो दृष्टांत क्या है कि मुगल साम्राज्य का जब पतन होता है, कब होता है? आमतौर पे ये माना जाता है कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। और भारत में मुगल तो रहे
लेकिन जो शौर्य, जो पराक्रम, जो शक्ति, जो प्रभाव उनका था वो समाप्त हो गया। और मुगल साम्राज्य आंतरिक रूप से विभिन्न खंडों में बंट गया। जैसे बंगाल, उसके सूबेदार स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे, अवध में उसके सूबेदार स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे, हैदराबाद में निजाम स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। तो इस ढंग से एक क्रैकनेस आ गया था साम्राज्य में, और इसी क्रैकनेस का फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने। अब देखिए कि मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात जो उसका ध्वंसावशेष बचा था, जो डेब्रिस बचा था, उस पर दो दावेदार थे। यानी दो तरह की शक्तियां थी जो मुगलों का स्थान ले सकते थे। एक शक्ति देशी थी और दूसरी शक्ति विदेशी थी। अब यहां पर देखिए कि देशी शक्ति कौन थी और विदेशी शक्ति कौन थी, और दोनों ने क्या काम किए। तो पहले हम देखते हैं विदेशी शक्ति का। तो जैसा कि आप जानते हैं, यूरोपियों के आगमन के क्रम में पढ़ चुके हैं कि भारत में 5 यूरोपीय कंपनियां आई थी। पुर्तगीज आई, डच आए, डेन आए और लास्ट में फ्रेंच आए। तो इसमें पुर्तगीज और डेन, इनका यहां उद्देश्य ही नहीं था। पुर्तगीज अपने देशीय प्रभाव के कारण उस कंपनी का पतन हो गया और उसकी महत्वाकांक्षा भारत में जो है वो साम्राज्य विस्तार का या भारत को उपनिवेश बनाने का नहीं था। डेन का उद्देश्य जो था वो धर्म प्रचार करना था, और वो भी बहुत थोड़े क्षेत्रों में रह करके फिर अपनी जो छोटी मोटी कंपनियां थी थोड़ी बहुत, उसको अंग्रेजों के हाथों बेच करके वो चली गई। अब बचे तो 3 कंपनियां, यानी डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश यानी अंग्रेज। तो सबसे पहले इन 3 शक्तियों को यह फैसला करना था कि भारत पर कौन राज करेगा। तो आरंभ में इन तीनों शक्तियों के बीच भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ, और उसका एक लंबा इतिहास है जो पूर्व में पढ़ चुके हैं हम लोग। और अंततः क्या हुआ कि 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से पराजित कर दिया। कब? 1759, 1759। युद्ध कौन था? तो वेदरा का युद्ध था। इस ढंग से एक प्रतिद्वंदी कंपनी समाप्त हो गई। अब रही फ्रेंच कंपनी। तो फ्रांस की कंपनी को अंग्रेजों के साथ कर्नाटका में 3 युद्ध लड़ने पड़े, जिसको 3 कर्नाटका युद्ध के नाम से जानती। अलग टॉपिक के रूप में हम पूर्व में पढ़ा चुके हैं, वीडियो आपके पास अवेलेबल है। तो उसमें अंतिम रूप से वांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में, और वांडीवास के युद्ध के बाद अंग्रेज फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को समाप्त कर देते हैं। हालांकि फ्रांसीसियों का अस्तित्व रहा भारत में, और कुछ क्षेत्रों में वो एक व्यापारिक गतिविधि अंजाम देते रहे, जैसे पांडिचेरी, माहे, अनाम, कराईकाल, ये सभी क्षेत्रों। और फिर लास्ट में जो है वो 1961 में ये यहां से पूर्ण रूप से चले गए। लेकिन फ्रांसीसियों का वांडीवास के युद्ध के बाद राजनीतिक महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई। उनका उद्देश्य नहीं रहा कि भारत को हम उपनिवेश बनाए। इस तरीके से अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी तक ये तय कर लिया कि जो है वो अब एकमात्र हम विदेशी शक्ति हैं जो भारत पर शासन कर सकते हैं। तो देखिए 1760 तक अंग्रेजों का उद्देश्य अलग था। दूसरी तरफ मराठों का जो उदय हो रहा था शिवाजी के नेतृत्व में, इनका कार्यक्षेत्र अलग था। इसलिए आरंभ में अंग्रेजों या विदेशी कंपनियों और मराठों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन जब शिवाजी के नेतृत्व में मराठा एक शक्ति के रूप में उभर चुके और फिर पेशवाओं ने पुनः मराठा शक्ति को और दिलेर रूप से स्थापित कर दिया, और जब आपने देखा कि शाहू ने बाजीराव प्रथम को यह कहा कि आप मराठा पताका कटक से अटक तक
गाड़ दीजिएगा, हमें विश्वास है कि आप योग पिता के योग पुत्र हैं। तो आश्वासन दिया था बाजीराव ने कि हाँ, आपके हम आकांक्षा की पूर्ति करेंगे। लेकिन अकस्मात मृत्यु हो गई जब 1740 ईस्वी में। तो उसका बेटा जो था बालाजी बाजीराव, उसने अपने पिता के प्रण को पूरा किया और जैसे ही मराठा साम्राज्य को संपूर्ण भारत में फैलाने की कोशिश की, तब उसकी महत्वाकांक्षा टकराई किससे? अंग्रेजों से। क्योंकि अंग्रेज 1760 के बाद अब इस स्थिति में आ चुके थे कि हम भारतीय शक्तियों को पराजित करेंगे। तो भारतीय शक्तियों को पराजित करने के क्रम में अंग्रेजों ने यह देखा कि कौन शक्तियां हैं। तो उस समय 18वीं शताब्दी की अगर बात करें तो रियासतें तो बहुत सारी थी। बंगाल भी था, अवध भी था, हैदराबाद भी था, ये सब बड़ी बड़ी रियासतें थी। लेकिन इन रियासतों का उद्देश्य जो था वो मुगलों का स्थान लेना नहीं था। जैसे उदाहरण के लिए बंगाल में अलीवर्दी का ये सिराजुद्दौला था, तो उसका कभी भी ऐसा कहीं नहीं मिलता है कि सिराजुद्दौला ने अलीवर्दी खान ने कोशिश की कि हम संपूर्ण भारत पर शासन करें। उस समय 18वीं शताब्दी में दो ही शक्तियां थी। एक मैसूर के टीपू सुल्तान और हैदर अली के रूप में थी और दूसरा मराठा का पेशवाओं के रूप में था। चूंकि हैदर अली ने भी और टीपू सुल्तान ने भी आह्वान किया था भारतीय शक्तियों का कि आप हमारा साथ दीजिए, हम इन विदेशियों को भारत से बाहर कर देंगे। और उसी ढंग से मराठों का भी यह संकल्प था, शाहू के नेतृत्व में, जिसका दृष्टांत पेशवा बाजीराव प्रथम के साथ वार्तालाप में मिलता है और फिर बाद में बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव के वक्तव्यों से मिलता है। उससे यह पता चलता है कि मराठे भी संपूर्ण भारत में अपने प्रभाव की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए 18वीं शताब्दी में जो अंग्रेजों का टक्कर हुआ वो इन्हीं दो शक्तियों से हुआ। किससे? मैसूर से और मराठे से। तो मैसूर का 1799 में पूरी तरीके से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजित और हत्या करके अपने उस प्रतिद्वंदी को समाप्त किया अंग्रेजों ने। और मराठों के साथ तीन आंग्ल मराठा युद्ध लड़ करके मराठों की शक्ति का दमन किया। तो हम लोगों के पास अभी दोनों टॉपिक बचे हुए हैं, आंग्ल मराठा युद्ध भी और आंग्ल मैसूर युद्ध भी। तो आज की क्लास में आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे, अगले क्लास में आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे। क्लियर? अब देखिए, ये जब पीरियड खत्म हो जाता है, कौन? 1799 और 1818। 1799 में मैसूर की सत्ता समाप्त हुई और 1818 में मराठों की सत्ता समाप्त हुई। यानी अंग्रेजों के दो परवर प्रतिद्वंदी जो है वो समाप्त हो गए। क्लियर? तो अब बचा जो रह गया, जिसकी महत्वाकांक्षा थी भारत में संपूर्ण भारत पर राज करने का, वो था सिखों का। तो सिख अपने आप को रंजीत सिंह के नेतृत्व में संगठित कर रहे थे और लगभग 1809 ईस्वी तक आते आते रंजीत सिंह ने पूरी तरीके से अपनी शक्ति स्थापित कर दी। तो अंत में 1849 ईस्वी में रंजीत सिंह को भी जो है वो अंग्रेज पराजित करने में सफल रहे। तो युद्ध तो अंग्रेजों ने बहुत लड़े, ऐसी बात नहीं है, संबंध बहुतों से स्थापित हुआ, लेकिन भारत में प्रभावशाली रूप से भारत को ब्रिटिश उपनिवेश बनाने में तीन युद्धों का बहुत योगदान है। एक आंग्ल मराठा युद्ध, एक आंग्ल मैसूर युद्ध और तीसरा जो है आंग्ल सिख युद्ध। तो ये तीनों युद्धों को हम लोग को पढ़ना है और ये तीनों युद्ध परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो हम आंग्ल मराठा संबंध पढ़ने से पहले क्लास में ये उसकी पृष्ठभूमि को बताना अनिवार्य समझा, ताकि आपका दिमाग बंध जाए, आप समझिए कि हम कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये तीन युद्धों को पढ़ने के बाद आपको एहसास हो जाएगा साहब कि भारत अंग्रेजों का गुलाम कैसे हुआ। बात समझ में आई? तो इसको इसी दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। हम फिर आपको बोल रहे हैं
कि आप सिर्फ दोषारोपण लगाने के आदी नहीं रहिए कि अंग्रेज आया और हम पर हुकूमत करने लगा। क्यों करने लगा भाई? आप सोए हुए क्यों थे? तो इतिहास में अपने कमजोरियों को देख करके यह सीख लेना कि ऐसा वर्तमान में फिर ना हो हमसे, ताकि भविष्य हमारा सुरक्षित रहे, ये इतिहास की उपादेयता है, ये इतिहास की यूटिलिटी है, उपयोगिता है। क्लियर? अब देखिए हम टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि हर टॉपिक के शुरू करने का एक अंदाज होता है, हर टॉपिक में एक पृष्ठभूमि होती है। तो आंग्ल मराठा संबंध, ये एंग्लो मराठा रिलेशंस की भी एक पृष्ठभूमि है। तब हम तीनों युद्धों के बारे में विवरण देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि यह है साहब कि जब पानीपत के तटीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई, तो इससे मराठा शक्ति जो है, वो जो उभरी हुई शक्ति थी, वो मराठा शक्ति में कमी आई, है ना। लेकिन इस कमी की पूर्ति कौन कर दिया? जो नवीन पेशवा बना माधवराव, उसने। कैसे? कल के क्लास में हम देख चुके हैं, इसलिए उसको उतना लिखना नहीं है। लेकिन इसकी जब मृत्यु हुई, माधवराव की जब मृत्यु होती है, माधवराव की मृत्यु कब होती है? तो 1772 ईस्वी। तो जब माधवराव की मृत्यु हुई, तो इसके बाद मराठा साम्राज्य जो है, जो मराठा अंपायर था, ये मराठा अंपायर गृह युद्ध में उलझ गया, है ना, याद पड़ रहा है। और गृह युद्ध क्या था साहब? तो रघोवा प्लस माधवराव नारायण के मध्य। तो पहले इतना समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे, है ना। तो क्या हुआ था कि जब 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का युद्ध हुआ, तो किस सर्कमस्टांसेस में मराठे हारे, ये कल के क्लास में हम लोगों ने देख लिया। जो भी परिस्थितियां रही हो वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम क्या हुआ? तो उसके बाद का घटनाक्रम ये हुआ कि बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो गई 4-5 महीने के बाद। इस अवसाद के कारण हृदयघात हुआ, और भी 5 महीने के बाद जून महीने में 1761 में चल बसा। लेकिन उनके जाने के बाद मराठों का एक सौभाग्य यह था कि उनको एक योग्य पेशवा मिल गया, क्योंकि बालाजी बाजीराव का जो पुत्र थे यानी माधवराव, वो काफी योग्य थे। तो वो जब पेशवा बने, तो जो मराठा शक्ति काफी क्षीण हो चुकी थी, मनोबल काफी गिर गया था। मराठा इतिहासकारों के मुताबिक 75,000 मराठा सैनिक जिसके मारे गए हो, तो उसका मनोबल कितना गिर गया होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में माधवराव ने पुनर्जीवित किया मराठा शक्ति को, और सिर्फ पुनर्जीवित ही नहीं किया, बल्कि दिल्ली के मुगल शासक को अपने अधीन बनाया। जो अंग्रेजों के पक्ष में चले गए थे या अंग्रेजों के नियंत्रण में चले गए थे, उसको अपने नियंत्रण में लाकर के दिल्ली पे गद्दी में बैठाया। यानी अब मुगल शासक मराठों के अधीन हो गए। निजाम से चौथ और सरदेशमुखी वसूल किया, और जो भी क्षेत्र थे मराठवाड़ा के, सभी पर प्रभावशाली नियंत्रण रखा। मराठा सरदारों के बीच जो विभेद पैदा हो गया था, उसको मिटाया। तो इस तरीके से मराठा शक्ति जो क्षीण हो गई थी, उसको फिर से पुनर्स्थापित किया माधवराव ने। लेकिन माधवराव के जीवन काल में ही क्या हुआ था कि 1765 ईस्वी में रघुनाथ राव जो उसका चचेरा भाई था, उसने दावा कर दिया क्या कि पेशवा हम बनेंगे। अब इससे विवाद जो है वो चलता रहा, लेकिन रघुनाथ राव की योग्यता काफी मजबूत थी,
इसलिए उसके जीवन काल में माधवराव की योग्यता काफी अधिक थी, इसलिए उसके जीवन काल में रघुनाथ राव या रघुवा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अकस्मात एक सडनली क्षय रोग, जिसको ट्यूबरकुलोसिस आप बोलते हैं, आज तो ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग एक मामूली बीमारी हो गया है, लेकिन उस समय असाध्य रोग था, जैसे आज कैंसर असाध्य रोग। तो क्षय रोग हो गया और 1772 ईस्वी में माधवराव की मृत्यु हो गई। माधवराव की मृत्यु के बारे में इतिहासकार ये कहते हैं कि ये पानीपत के पराजय से भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ मराठा साम्राज्य के लिए, क्योंकि ये अंतिम पेशवा था मराठा पेशवाओं में, जिसको महान पेशवा की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके बाद जितने पेशवा हुए वो कोई ग्रेट नहीं थे, कोई महान नहीं थे। महान आदमी काम से होता है। तो बालाजी विश्वनाथ से लेकर के माधवराव तक जितने पेशवा हुए, उन सबों ने मराठा साम्राज्य को मजबूत किया, अखंड रखा। लेकिन इनके मृत्यु के बाद जो पेशवा बने उसमें ये योग्यता नहीं थी, इसीलिए माधवराव को मराठा पेशवाओं में अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, लास्ट ग्रेट पेशवा। तो ये सबसे अपूर्णीय क्षति थी। उसके बाद क्या हुआ कि माधवराव का एक पुत्र था नारायण राव, इसको पेशवा बनाया गया। तो इसको जो पेशवा बनाया गया तो मराठा सरदारों के समर्थन से यहां पर भी जो है वो रघुवा या रघुनाथ राव बनना चाहता था, लेकिन मराठा सरदार जो थे वो नारायण राव के पक्ष में चले गए, इसीलिए रघुवा नहीं बन पाया। तब क्या किया रघुवा ने, रघुनाथ राव ने, कि नवीन पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी और हत्या करके जो है वो खुद को पेशवा घोषित कर दिया। लेकिन रघुनाथ राव के पक्ष में कोई भी मराठा सरदार नहीं था। इसी समय एक ब्राह्मण पंडित का उदय होता है, मैंने तो पहले से था ही, जिसका नाम नाना फडणवीस था। नाना फडणवीस ने सारे मराठा सरदारों को एकत्र किया। किसके खिलाफ में? रघुनाथ राव के खिलाफ। और इसलिए एकत्र किया क्योंकि जो नारायण राव की पत्नी थी, जिसका नाम गंगा देवी था, उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया, गंगा देवी ने। और बच्चे को जब जन्म दे दिया तो नाना फडणवीस ने उसको गद्दी पर बैठा करके जो है वो एक परिषद की स्थापना करवाई, जिसको बड़ा भाई या 12 भाई कहते हैं। उसमें 12 लोग थे, 12 लोग थे। और ये रिजेंट बन गया ये परिषद कि ये तो बालक है, बच्चा है, इसके बिहाफ में हम लोग शासन करेंगे। और पूना के जो न्यायाधीश थे, उनके न्यायालय में मुकदमा चला। किसके खिलाफ? रघुनाथ राव के खिलाफ। और वो मुकदमा साबित हो गया कि नारायण राव की हत्या रघुनाथ राव ने ही किया है, रघुवा ने ही किया है। तो उसको कैद करने का आदेश दे दिया गया। तो रघुवा को, रघुनाथ राव को कैद कर भी लिया गया, लेकिन वो कैद से भागने में सफल रहा। तो इस ढंग से रघुनाथ राव जो कैद से भागने में सफल रहा, तो वो जा करके कहां चला गया? तो सूरत में अंग्रेजों से जाकर मिल गया। उस समय सूरत में अंग्रेज थे, उनकी कंपनी थी, और उसके साथ मुआहदा कर दिया। तो यहां से शुरुआत होता है इस गृहयुद्ध का। अब बात समझ में आ गई? हमको यही बताना था आपको। तो ये गृहयुद्ध क्या पूरा, चूंकि बोर्ड पर जगह कम है इसलिए हम सब बात नहीं लिख रहे हैं, नोट्स में सारी बातें लिखी हुई हैं। आपको लेक्चर्स भी हमने पूरा दे दिया है, ताकि आप कभी भूल जाइए तो बार बार सुन करके इसको दोहरा सकते हैं। तो अब इस गृहयुद्ध का जो है परिणाम था, क्या था? इस गृहयुद्ध का परिणाम था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। तो अब शीर्षक बार हम लोग चीजों को देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो कैसे हुआ, और काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जितने युद्ध हुए हैं वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सारे में आता है। ठीक है ना? जीएस में भी
जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसमें ये जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें जो युद्ध है ना उसको क्रॉनिकल वाइज सजाने के लिए दे देता है। चूंकि ये काफी टफ हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए बार बार वो देता है कि जानता है परीक्षा लेने वाला कि लड़का दोहराता नहीं है, इसलिए अधिकांश लोग इसमें गलत करेंगे। ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है इसमें बहुत सारी संधियां हुई और उन संधियों को जानना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उस संधियों को क्रॉनिकल वाइज सजाने के लिए दे देता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो हम बिंदुवार इसको लेके चल रहे हैं उन संधियों को। आपका काम ये होगा कि संधियों को मस्तिष्क में बैठाइए। तो इसमें क्या हुआ कि जो रघोवा था वो सूरत में ब्रिटिश संरक्षण में चला गया। कहां? ब्रिटिश संरक्षण में चला गया वो, और ब्रिटिश संरक्षण में गया तो रघोवा ने अंग्रेजों के साथ से 17 मार्च 1775 ईस्वी को 17 मार्च 1775 ईस्वी को एक संधि की। ठीक है, अब देखिए ये संधि क्या थी, तो चूंकि सूरत में की गई थी इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सूरत की संधि। यहीं से शुरुआत होता है। इस संधि में जो शर्तें थी वो शर्तें थोड़ा जान लीजिए कि 2500 सैनिकों से रघोवा की मदद होगी। हाँ, बदले में रघोवा जो है 2 लाख प्रति माह खर्च देगा, यानी सेना के लिए। इसके अलावा सालसेट और बसीर का क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को देगा। ठीक है ना? तो क्या हुआ कि रघोवा सूरत में चला गया और सूरत में जाने के बाद जो है वो वहां के गवर्नर से, यानी बंबई के गवर्नर से सूरत की संधि कर ली। हालांकि इसमें कुल 16 प्रावधान थे सूरत की संधि में, लेकिन आपको उतना जानना नहीं है। आपको जो प्रावधान रिलेशन से संबंधित है, यानी जो आंग्ल मराठा संबंध में प्रभाव दिखाता है वही, तो उसमें मूल वो बात था कि मेरा सहयोग कीजिए। तो अंग्रेजों ने कहा कि सहयोग करेंगे, लोग 2500 सैनिक देंगे, लेकिन 2500 सैनिक देंगे तो यही मुफ्त में थोड़ी दे रहे। उसके लिए 2 लाख रुपया प्रति माह आपको देना पड़ेगा सैनिक के बदले में, और साथ ही साथ सालसेट और बसीन का क्षेत्र जो है वो बंबई के निकट ये था, तो वो जो है हमको आपको देना पड़ेगा। तो ये एग्रीमेंट हो गया किसके बीच? रघोवा और अंग्रेज के बीच में। क्लियर? ये फर्स्ट एग्रीमेंट है। अब आगे देखना यह है कि कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में रघोवा ने आरस के युद्ध में क्या किया? तो मराठों को पराजित किया। ठीक है, यानी जो संधि हुई
उस संधि का परिणाम ये निकला कि रघोवा जीत गया। ठीक है, परंतु इसी बीच एक और संधि होती है। क्या होती है? एक और संधि होती है, वो आप देख लीजिए। वो संधि होती है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। ये पुरंदर की संधि कब होती है साहब? तो 1 मार्च 1776 ईस्वी को। 1 मार्च 1776 ईस्वी को ये किसके बीच होती है? तो ये कर्नल अपटन प्लस पूना दरबार के बीच। और इसमें क्या होता है पुरंदर की संधि में कि सूरत की संधि को अमान्य कर दिया जाता है, इनवैलिड। अब देखिए बातें बहुत लंबी है, अगर इसके सर्कमस्टांसेस को हम डील करें तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो ये न्याय संगत नहीं होगा। तो हर में हम बोर्ड भरते रहे तो आप कैसे पढ़ पाइएगा। इसलिए जो मेन टॉपिक्स है उसको हम लिख दे रहे हैं। अब इसके पृष्ठभूमि को समझिए कि पुरंदर की संधि की पृष्ठभूमि क्या थी। देखिए ये तीनों ये 4 संधियां कुल होती हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध में। आप अगर पृष्ठभूमि को देख देख कर करके अगर आप पढ़िएगा तो चारों एग्रीमेंट आपको डेट के साथ याद हो जाएगा। और अगर सिर्फ रटने के अंदाज में आप पढ़ेंगे तो फिर हमेशा के लिए बोझिल रहेगा। तो फर्स्ट सूरत की संधि कैसे हुई ये आपके दिमाग में चला गया? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए इतिहास कितना आसान लग रहा है आपको। बहुत टफ टॉपिक आप पढ़ रहे हैं सर, इसको याद रखिए। लेकिन इस टफ टॉपिक को आसान कैसे बनाया जाता है इसको भी आप देखते चलिए। अब देखिए पुरंदर के संधि को आपको समझना है तो इसका एक पृष्ठभूमि को समझना होगा। पृष्ठभूमि क्या था? पृष्ठभूमि ये था कि इस समय जिस समय का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, कब का पढ़ रहे हैं, तो ये सब मामला 1775 के बाद से चल रहा है ना? कब से चल रहा है? 1775। उस समय स्थिति क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रशासनिक संरचना क्या था, इसमें राज छुपा हुआ है। तो प्रशासनिक संरचना यह था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। याद पड़ रहा है आपको? यह पहला रेगुलेटिंग एक्ट था जो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए था, कंट्रोल करने के लिए था। 73 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। बिल्कुल एक छुट्टा सांड थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया संसद में कि एक व्यापारिक कंपनी को कैसे जो है शासन करने का अधिकार आप दे दीजिएगा। तो वही एक दबाव पड़ा था, तो नहीं अब उसको हम नियंत्रित करेंगे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। क्या नियंत्रण स्थापित किया गया तो यह भी हम समझते हैं, आपको याद होगा। वो नियंत्रण यह स्थापित किया गया था कि उस समय जो कंपनी का साम्राज्य था वो 3 मुख्यालयों से संचालित हो रहा था। यह कहीं कि 3 पॉइंट पे केंद्रित था। नहीं, थोड़ा मैप देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगा। तो 3 पॉइंट कौन कौन थे वो थोड़ा सा देखिए। एक तो कलकत्ता था, ये वाला है। एक जो था मद्रास था, चेन्नई, ये वाला है। और एक कौन था तो ये बंबई था। आपको ये जो बंबई आप देख रहे हैं,
यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो रहा था, मुन्ना भाई प्लीज टेक अटेंशन, तो वो क्यों पारित हो रहा था कि कलकत्ता के अधीन जो है एक क्षेत्र था जो अंग्रेजों के प्रभावाधीन था, बंबई के अधीन एक क्षेत्र था जो अंग्रेजों के प्रभावाधीन था, इसी ढंग से मद्रास के अधीन एक जो था वो अंग्रेजों के अधीन था। पूरे भारत पर 1773 में अंग्रेज काबिज नहीं हुए थे, बल्कि भारत के इन 3 पॉइंटों पे अंग्रेजों ने अपना प्रभाव जमाया था। और जिस जिस भूभाग पे इस समय तक उसका कब्जा था वो सब के अलग अलग गवर्नर थे। जैसे यहां का गवर्नर अलग, कहां का, बंबई का, कलकत्ता का गवर्नर अलग, ठीक है, और मद्रास का गवर्नर अलग, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुआ उसमें क्या प्रोविजंस किया गया? उसमें प्रोविजन ये ना किया गया कि ये गवर्नर ही रहेंगे, ये गवर्नर ही रहेंगे, लेकिन बंगाल का जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल हो जाएगा। याद पड़ रहा है सर? अब गवर्नर जनरल हो जाएगा तो इसके मीनिंग क्या हो जाएगा कि बंबई भी इसके अधीन हो गया और मद्रास भी इसके अधीन हो गया। किसके अधीन? बंगाल के अधीन। बहुत स्मार्ट है आप लोग, स्मार्ट से पढ़ रहे हैं। अब देखिए कि 1773 सिर्फ लिख देने से नहीं ना होगा सर, हम आपको लिख दें कि गया का गांधी मैदान आपका हो गया, लाइए लिख के दे देते हैं, तो आप जाके कब्जा कर लीजिएगा। उसका एक प्रोसेस है ना, उसकी एक वैधानिकता है। तो लिख तो दिया गया ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होगा, लेकिन अधीनता के लिए कोई व्यवहारिक कदम नहीं उठाए गए। यहां पर व्यवहारिक कदम का क्या था? व्यवहारिक कदम का अर्थ यह था कि मद्रास और बंबई के काउंसिल, जो गवर्नर की काउंसिल थी, उससे नियम बनाने का अधिकार छीन करके कलकत्ता के काउंसिल को दे देना चाहिए था कि अब सारा का सारा नियम और कानून कौन बनाएगा? कलकत्ता का काउंसिल, और मद्रास और बंबई का काउंसिल सिर्फ ओबे करेगा उसको। तो ये नहीं किया गया। युद्ध शांति संधि करने का पूरा अधिकार इन दोनों का, मतलब बंबई और मद्रास का, कलकत्ते को देना चाहिए था। तो नहीं, तीनों युद्ध शांति समझौता अपना अपना करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि वैधानिक रूप से, लिखित रूप से आपने कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और लिख दिया कि बाकी के 2 प्रेसिडेंसीज के अधीन होंगे, लेकिन जिस ढंग से काम होता था, यानी कानून के निर्माण का, संधि करने का, समझौता करने का, ये अधिकार तो उनसे लेकर करके आप कलकत्ता काउंसिल को नहीं दिया, सबका अलग अलग ही रह गया। तो वही रहा। तो व्यवहारिक रूप से जो है मद्रास और बंबई कलकत्ता के अधीन नहीं आई। अब बात समझ आ रही है? यस सर, आप यस जी। तो इस पृष्ठभूमि को नहीं समझेगा तो नहीं। तो क्या हुआ कि जो ये सूरत की संधि किया, किसने? ये मद्रास काउंसिल ने किया, ठीक है, सूरत की संधि, हाँ। मद्रास। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन चुका था। तो जब ये युद्ध हुआ, कर्नल किटिंग बंबई काउंसिल का आदमी था, कलकत्ता काउंसिल का आदमी नहीं था। तो जब इसने आरस की लड़ाई लड़ी और मराठों को पराजित कर दिया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने समझा कि ये तो मेरी सत्ता की अवहेलना है, उन लोगों को मेरे अधीन किया गया था, तो हमसे पूछना चाहिए था, हमसे पूछा नहीं, लड़ाई लड़ लिया। उसका कहना था कि कर दिया तो क्या कर दिया, हमको युद्ध शांति समझौता करने का अधिकार है, हम कर रहे हैं, तुम हमारे हेड हो तो तुमको सूचित कर दे रहे हैं, बात खत्म हो गई। इससे
काम करने का विभाजन नहीं ना किया गया है, सॉरी काम करने का एकीकरण नहीं ना किया गया है, तुमको नहीं ना दिया गया है। हम जो बोलेंगे वही ना। काम का तो विभाजन है, हर प्रेसिडेंसी अपना अपना काम करेगी। रेगुलेटरी एक्ट में थोड़ी लिखा हुआ है कि तुमको शांति करने का अधिकार नहीं है, तुमको कानून बनाने का अधिकार नहीं है। जो हम पहले से करते आ रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इसको जो है वो वारेन हेस्टिंग्स को जो है लगा ये, तो वही वारेन हेस्टिंग्स ने जो है कर्नल अपटन को भेजा कहां, पूना दरबार, कि तुम रघुआ से न किए हो, हम पूना दरबार पेशवाई से कर लेते हैं। तो पेशवा से उसने जो है वो पुरंदर की संधि कर ली। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। ये संधि किस किस के बीच हुई थी? ये जो कर्नल अपटन है, तो ये तो मैसेंजर था, जो कलकत्ता का गवर्नर था, गवर्नर जनरल। हम यहां पर लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जो कलकत्ता का गवर्नर जनरल था, क्या नाम था उसका? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका प्रतिनिधि था ये, और इसने जाकर के जो है वो समझौता कर लिया। समझौते में क्या हुआ कि सूरत की संधि को अमान्य कर दिया। ठीक है। अब देखिए यहां पर हुआ क्या कि सूरत को संधि को अमान्य कर दिया, फिर भी जो बंबई काउंसिल की अपना काम बढ़ाया चला जा रहा है, बात नहीं मान रहा है गवर्नर जनरल को। तो विवाद कहां गया? तो ये जो विवाद गया, ये तो विवाद ना पैदा हो गया। यस सर। ठीक है, ये विवाद पैदा हो गया। तो विवाद जो गया, वो विवाद गया संचालक मंडल के पास, यानी ब्रिटेन। संचालक मंडल का इंग्लिश क्या होगा? बोलिए गौरव जी। संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मारेंगे बोर्ड डायरेक्टर से, यही पढ़ाया है, बोर्ड डायरेक्टर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया वहां से कि सूरत के संधि को ही मान कर दिया। सूरत की संधि को मान कर दिया। तो इस ढंग से पुरंदर की संधि तो हुई, लेकिन इसका क्या हुआ? ये पुरंदर की संधि क्रियान्वित नहीं हुई। क्रियान्वित नहीं। बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं क्रियान्वित हुई? पूरा सरकमस्टांसेस आप समझ के, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। बोलिए ना, समझते हुए चले। तो आप लोग दो संधि पढ़े हैं, एक सूरत की संधि और दूसरा पुरंदर की संधि। क्लियर? अब देखिए क्या हुआ आगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन था उस टाइम? हम पढ़ा चुके 1773 रेगुलेटरी एक्ट में। अगर आप नहीं जान रहे हैं, थोड़ा सा जान लीजिए कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में क्या प्रोविजन था। तो प्रोविजन ये था कि बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहला शब्द ये था। और गवर्नर जनरल कहने का अर्थ क्या हुआ कि अब गवर्नर जनरल को युद्ध करने, संधि करने, समझौता करने और उसकी काउंसिल को स्थानीय नियम बनाने का अधिकार हो गया। पहले ये सारे चीज जो है वो ब्रिटेन से बन करके आते थे, अब बंगाल को दे दिया गया। और अब जो है मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। तो अधीन का मतलब ये नहीं कि जिस ढंग से वो पूर्व से नियम कानून बना रहा था वो बंगाल बनावेगा, यही गलती हुई थी। तो सिर्फ वर्बली कहिए कि लिखित रूप में लिख दिया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से अधिकार नहीं दिया गया। वो लोग स्वतंत्र ही रहे। तो और भी जैसे कलकत्ते में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी, ये सब प्रोविजंस थे। ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ाए थे आपको, तो वो चीज आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना? हर चीज इंटरलिंक्ड है। जब तक पृष्ठभूमि नहीं जानिएगा तब तक बात समझ में नहीं आएगी। क्लियर? अब देखिए कि उसके बाद क्या घटना घटती है। तो उसके बाद का घटना यह है कि फरवरी
19 जनवरी 1779 ईस्वी को एक अगला समझौता होता है 9 जनवरी 1779 ईस्वी को। इसको पहले लिखते हैं बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि होती है और ये जो संधि हुई वो 9 जनवरी 1779 ईस्वी को। और ये संधि किसके बीच में हुई? बंबई काउंसिल और पूना दरबार के बीच में। ठीक है, तो ये बड़गांव की संधि क्यों हुई? तो जैसे ही पुरंदर की संधि अमान्य हो गया तो फिर जो वहां का गवर्नर था, कहां का? बंबई का, उसने युद्ध को जारी रखा, युद्ध को रोका नहीं। लेकिन इसी बीच पेशवा ने सारे मराठा सरदारों को संगठित कर लिया और बंबई के ब्रिटिश सेना को जो है पराजित कर दिया। परिस्थिति ऐसी विषम बन गई कि अगर वो युद्ध और आगे बढ़ता तो अंग्रेज का सफाया हो जाता उस क्षेत्र से। तो अंग्रेजों ने पेशवा के साथ बड़गांव की संधि कर ली और संधि की जो शर्तें थी वो काफी अपमानजनक थी कि जितना अभी तक यानी 75 से लेकर 79 तक, 1775 से युद्ध शुरू होता है तो 1775 से लेकर 79 तक जितने भी क्षेत्र जीते थे वो अंग्रेजों को सब का सब क्षेत्र जो है मराठों को वापस करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हम रघुवा का साथ नहीं देंगे और साथ ही साथ ये भी कहना पड़ा कि रघुवा जो है वो अब पेंशन याफ्ता बन जाएगा। तो इस तरीके से बड़गांव के संधि के मुताबिक जो था वो बंबई काउंसिल हार गई। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये जो बड़गांव की संधि की हार हुई, यह इस संधि की प्रतिक्रिया हुई। क्या हुआ? प्रतिक्रिया, रिएक्शंस। और रिएक्शन स्वरूप यह हुआ कि जो वारेन हेस्टिंग्स था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसके माध्यम से जो है कर्नल गोहार्ड को भेजा गया और कर्नल गोहार्ड ने अहमदाबाद, ग्वालियर ये सब क्षेत्रों को जीत लिया। अहमदाबाद, ग्वालियर आदि क्षेत्रों को क्या कर लिया? विजित कर लिया। अब ऐसी परिस्थिति में सलबाई की संधि होती है। और जो सलबाई की संधि होती है वो 17 मई 1782 ईस्वी को होती है। 17 मई 1782 ईस्वी। बड़गांव की संधि ये मराठा लोग के लिए अच्छा साबित हुआ है। हाँ, तो 17 मई 1782 को जो सलबाई की संधि होती है वो वारेन हेस्टिंग्स और पूना दरबार के बीच में। और इसमें जो है वो पूना दरबार ने इस बात को मान लिया कि थाने, सॉलसेट, बसीन और सूरत इन 4 क्षेत्रों पर अंग्रेजों का प्रभाव रहेगा। और माधवराव नारायण राव ही वास्तविक पेशवा है, यह भी सलबाई के संधि में मान लिया गया।
अभी तक अंग्रेज किसको पेशवा बनाना चाह रहे थे? रघुनाथ राव या रघोबा को। और तीसरी शर्त यह थी कि रघोबा का साथ अंग्रेज नहीं देंगे, और रघोबा को जो है वो 12 लाख का वार्षिक पेंशन दे करके जो है वो कानपुर के पेंशन दे करके निर्वासित कर दिया जाएगा। ये पेंशन कौन देगा? तो पूना दरबार देगा। और पूना दरबार ने अंग्रेजों से यह भी गारंटी ली कि वो जो है अपनी सेना वापस बुला ले जो मराठवाड़ा क्षेत्र में रखे हुए हैं। तो इस ढंग से सलवाई की संधि के माध्यम से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। जो 2500 सैनिक दिया था वही सर। हाँ, बात समझ आ रही है? तो इस ढंग से सूरत की संधि और पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सलवाई की संधि, सभी का डेट है, इसको याद कर लीजिएगा। और 76 हाँ, यानी 75, 76, 76, 79, 79 और 82, 79 और ये तीनों सीक्वेंस में है और तीनों यही सीक्वेंस में आता है एग्जामिनेशंस में। जीएस में, यूपीएससी के जीएस में बराबर ये क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए जरूरी है कि सेक्शंस को बढ़िया से याद किया जाए। अब देखिए कि यह जो समझौता था, सलवाई का समझौता, इसके बाद 20 वर्षों तक मराठों और अंग्रेजों के बीच युद्ध नहीं होता है। कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक। क्यों नहीं युद्ध हुआ भाई? एक प्रश्न आता है। तो इसका उत्तर यह है कि दोनों इस समय में अलग अलग समस्याओं में उलझे हुए थे। दोनों की समस्या क्या थी? तो मराठों की समस्या यह थी कि आपको कल के क्लास में ही हमने बताया था कि जो तृतीय पेशवा था यानी बालाजी बाजीराव, 1740 से 61 तक के बीच में जो उनका पेशवा का पीरियड है, तो बालाजी बाजीराव के समय में एक घटना घटी थी कि बहुत बड़ा मराठा साम्राज्य हो गया था। तो उन साम्राज्यों पर यह संभव नहीं था कि बालाजी बाजीराव का एकदम प्रत्यक्ष नियंत्रण हो। तो इसलिए 4 मराठा सरदारों में यह साम्राज्य एक्चुअली में विभाजित था। कौन कौन थे? बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और ग्वालियर के सिंधिया। यह भी मैच करने में आता है एग्जामिनेशंस में कि कौन कहां के सरदार थे। तो नोट्स में है, उसको आप लिख करके प्रैक्टिस कर करके हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा इसको कि ये चारों सरदार का हेडक्वार्टर कौन था, या नागपुर का, ग्वालियर का, इंदौर का, मराठा वंश का नाम क्या था। तो ये 4 प्रभावशाली मराठा सरदारों का उदय हुआ। और जब माधवराव नारायण का शासनकाल आया तो इन 4 मराठा सरदारों के मध्य पेशवा पर प्रभाव जमाने के लिए जो है वो शक्ति परीक्षण होने लगा। हर कोई चाहने लगा कि हम प्रभावशाली रहे पेशवा पर। लेकिन मराठों का ये जो गृह युद्ध था यानी 1782 के बाद ये दबा हुआ इसलिए रहा कि काफी महान विद्वान और कूटनीतिक ब्राह्मण मराठों के पास मौजूद था जिसका नाम था नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस के विद्वता के कारण जो है ये चीज दबी रही। लेकिन आगे चल करके हम पाते हैं कि धीरे धीरे जो महत्वपूर्ण मराठा सरदार थे जैसे महादजी सिंधिया, इनका 1795 में मृत्यु हो गई। होलकर की मृत्यु हो गई 1794 में। तो होलकर की 1794 में और महादजी सिंधिया का 1795 में मृत्यु से एक नया परिवेश मराठवाड़ा में पूना दरबार में पैदा हो गया कि अब सिर्फ योग लोगों में सिर्फ नाना फडणवीस बच गए। तो नाना फडणवीस जो था वो माधवराव नारायण जो पेशवा थे उन पर काफी कड़ा नियंत्रण लगाने लगा।
तो ऐसी परिस्थिति में जो था वो माधवराव नारायण ने आत्महत्या कर ली 1795 में। तब नाना फडणवीस ने जो है वो रघोवा के पुत्र जिसका नाम था बाजीराव द्वितीय उसको पेशवा बनाया। तो यहां पर से बालाजी विश्वनाथ का वंशज का अंत हो जाता है पेशवा में। बात समझ में आ रही है? अब कौन आ गया? तो रघुनाथ राव रघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय जो है पेशवा बन गया। और ये काफी अयोग्य पेशवा था, इसमें बहुत योग्यता नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में नाना फडणवीस ही एकमात्र उम्मीद थे जो मराठा शक्ति को बचा सकते थे। लेकिन 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। तो नाना फडणवीस की जब मृत्यु हो गई उसके बाद तो मराठों की सारी विद्वता समाप्त हो गई और साथ ही साथ जो पेशवा था वो पूर्व के पेशवाओं के समान योग्य नहीं था। और साथ ही साथ जो ये सरदार थे, 4 महत्वपूर्ण सरदार मराठे, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में सक्रिय रहने लगे। ऐसे में अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा पुनः जाग गई। कैसे? वो देखिए कि अंग्रेज इस समय क्या कर रहे थे। अंग्रेजों ने मराठों को इसलिए छोड़ दिया कि उसके लिए एक और बड़ा प्रबल प्रतिद्वंदी था मैसूर। और आप देख लीजिए कि मैसूर का वार भी इसी समय हो रहा था। मैसूर के साथ 3 लड़ाइयां लड़ी गई। पहला 1769 से लेकर 1784 तक ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध था। दूसरा 1790 से लेकर के 1792-93 तक ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। और तीसरा 1799 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर का समापन हो गया, टीपू सुल्तान का अंत हो गया। तो इस समय मैसूर एक प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में अंग्रेजों के सामने उपस्थित थे। तो अगर दोनों मुहाज अंग्रेज खोले रखते तो हो सकता था कि उनकी पराजय हो जाती। इसलिए उनके लिए श्रेष्ठकर यही था कि मराठे तो अपने आंतरिक समस्या में उलझे रहेंगे, वो हम पर आक्रमण नहीं करेंगे, इसलिए उनको भी छोड़ दो। अभी प्रत्यक्ष शत्रु जो था मैसूर के रूप में, उसका सामना करना अंग्रेजों के लिए काफी महत्वपूर्ण था, काफी अनिवार्य था, काफी आवश्यक था। इसलिए 20 वर्षों तक का प्रयोग अंग्रेजों ने किसके खिलाफ किया? तो मैसूर के खिलाफ। और जब मैसूर का अंत हो गया तब फिर इनका ध्यान जो है पुनः जो है मराठों के खिलाफ। बात समझ में आई? यस सर। गुड। अब देखिए साहब कि अगला जो है द्वितीय आंग्ल मराठा जो द्वितीय आंग्ल मराठा मराठा अब देखिए हर का कुछ डेट होता है, कुछ समझौते होते हैं। अगर उसको आप याद कर लीजिए तो घटनाएं अपने आप उसमें समाहित हो जाती हैं। तो हम यहाँ वही काम करने जा रहे हैं, बाकी चीजों को हम आपको समझा देंगे। ये तो 1802 के बाद ही हुआ होगा सर। हाँ 1802 के बाद ही ना दे दिया ये ना। हाँ। हाँ देखिए अब देखिए इसमें जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, जो संधियां, उसमें पहला होता है बसीन की संधि। क्या होता है? बसीन की संधि। ये सब संधि को आप याद रखिएगा ना तो सारा घटनाक्रम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये बसीन की संधि जो होती है वो 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1800, ठीक है। ये किसके बीच होता है? तो पेशवा, नाम जान ही रहे हैं, बाजीराव द्वितीय प्लस अंग्रेजों के बीच में बसीन की संधि। हाँ इसका सब डिटेल्स बताते हैं आपको, घबराइए नहीं। उसके बाद जो है दूसरी संधि जो होती है वो देवगांव की संधि।
देवगांव की संधि। हम खास तौर से संधि को इम्फेसाइज करके इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि संधि से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एराइज होता है और उसके चारों ओर जो घटनाएं हैं उसको अगर विवरण दे दिया जाए तो आपका पूरा पीटी और मेंस तीनों का तीनों कंप्लीट हो जाएगा। ये किसके बीच हुआ था? तो सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में, सिंधिया और प्लस अंग्रेजों के बीच। नहीं नहीं, गलत बोल रहा है। ये हुआ था भोंसले के बीच में, नागपुर के भोंसले, देवगांव की संधि। और तीसरा संधि है जिसको बोलते हैं सुरजी अर्जुन गांव की संधि। याद करते हुए चलिए, कौन? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ये कब हुआ था साहब? तो 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को। 30 दिसंबर 1803 ईस्वी। ये किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था सिंधिया और अंग्रेज के बीच। सुरजी अर्जुन गांव के बाद जो अगला होता है यही 3 संधियां याद रखिए। अब देखिए, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि है वो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था, है ना? उसके पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो सर जॉन शोर था। 1793 से 1798, 1793 से 1798 तक का जो गवर्नर जनरल बंगाल का था, वो उसने नॉन इंटरफ्रेंस पॉलिसी यानी अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ये ऑब्जेक्टिव आता भी है कि किसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? तो वो सर जॉन शोर था। यानी उसने किसी देशी रियासतों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जितना का वो मालिक था उसी पर शासन करके चला गया। लेकिन 1798 में जब वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर करके आया भारत का या बंगाल का, 1805 तक इस पद पर रहा, तो ये घोर साम्राज्यवादी नीति लेकर के आया था। यानी इसका था कि हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का एक्सपेंशन करेंगे। क्या करेंगे? बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन ये बढ़ोतरी कैसे करेंगे? तो इसके लिए उसने एक नीति अपनाई थी जिसको बोलते थे सब्सिडरी अलायंस, यानी सहायक संधि। ये सब्सिडरी अलायंस, ये सहायक संधि क्या था, ये समझने की जरूरत है आपको। तो सब्सिडरी अलायंस और सहायक संधि में यह था कि देशी रियासतों के आपसी झगड़ों में वेलेस्ली टांग अड़ाता था। टांग अड़ाने का मतलब क्या कि 2 रियासतें अगर लड़ रही हैं तो एक का साथ देता था इस शर्त पर कि तुम पहले हमारे साथ सहायक संधि करो, और जो देशी रियासत वेलेस्ली के सहायक संधि पे हस्ताक्षर कर लेता था तो वो एक प्रकार से अपनी संप्रभुता, अपनी स्वतंत्रता, अपनी आजादी को गिरवी रख देता था। कैसे?
कि सहायक संधि में प्रोविजन था कि हम आपको अंग्रेजी फौज देंगे आपके दुश्मन के खिलाफ, लेकिन उसका खर्च आपको उठाना पड़ेगा। और खर्च के रूप में अगर बड़ा देशी रियासत है तो भूभाग दे दीजिए हमको, और अगर छोटा देशी रियासत है तो पैसा दीजिए हर महीने। दूसरा कि किसी विदेशी शक्ति से आप कोई अपने समझौता नहीं करेंगे, आपका विदेशी संबंध हम निर्धारित करेंगे। और तीसरा कि उस रियासत में जिसने सहायक संधि की उसमें एक ब्रिटिश रीजेंट सेना के साथ रहेगा। तो ये तीन ऐसे शर्त थे कि उस देशी रियासत की संप्रभुता जो है वो किसके पास चली आती थी? अंग्रेजों के पास। बात समझ में आई? अब इतना आप समझ गए। ये बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि देखिए इस सब्सिडरी अलायंस में मराठे कैसे फंसते चले गए, कैसे फंसते चले गए। तो अब देखिए ये जो बसीन की संधि है ये क्या है? ये 1802 में हुआ, बराबर पूछता है ये। यहां ये सारे संधियों का डेट, इन संधियों का डेट याद रखिए। इसके बीच की घटनाएं हम आपको बताते चले जा रहे हैं और बड़े प्यार से सुनिए, इसको बहुत प्यार से समझिए, पढ़िएगा, बुक है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी सीक्वेंस में अगर क्लास में बात को समझ लिया जाए तो फिर हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो इस समय आपने देखा कि होलकर की मृत्यु हो गई, सिंधिया की मृत्यु हो गई, तो जो उत्तराधिकारी बने, जैसे महादजी सिंधिया का जो उत्तराधिकारी बना उसका दत्तक पुत्र था जिसका नाम था दौलत राव सिंधिया, ठीक है। जो गायकवाड़ थे, इंदौर के गायकवाड़, सॉरी इंदौर के तो होलकर हो गए, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़। तो बड़ौदा के गायकवाड़ ने मराठा संघ से अपने आप को अलग कर लिया था कि हमको कोई मतलब नहीं, हम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे। और नागपुर के भोसले इस समय काफी सक्रिय नहीं थे, उनकी आंतरिक समस्या थी। तो होलकर और सिंधिया यही दोनों जो थे वो सक्रिय थे मराठा राजनीति में। तो महादजी सिंधिया के बाद उनका दत्तक पुत्र दौलत राव सिंधिया जो है वो सिंधिया डायनेस्टी का यह मराठा सरदार बना। और दूसरी तरफ जसवंत राव होलकर जो होलकर फैमिली से थे, तो इन दोनों का प्रयास यह हुआ कि जो पूना का पेशवा है वो हमारे नियंत्रण में रहे। बात समझ में आ रही है? जसवंत राव होलकर और दौलत राव सिंधिया, ये दोनों का प्रयास क्या रहा कि पूना का जो पेशवा है, यानी मराठा सरदार का तो प्रमुख वही ना था भाई, कौन? बाजीराव द्वितीय। तो ये पेशवा जो है कि मेरे नियंत्रण में रहे। अब देखिए क्या हुआ था कि इसका लिंक सलबाई की संधि से जुड़ा हुआ है यहां पर। कैसे कि सलबाई की संधि किधर गया? सलबाई की संधि यहां जो 82 में हुआ था, तो इस संधि को करवाया था महादजी सिंधिया ने पूरा दरबार के साथ। तो उसी समय महादजी सिंधिया को एक प्रकार से स्वतंत्र मराठा सरदार मान लिया गया था। नागपुर के भोसले के, इंदौर के होलकर को और बड़ौदा के गायकवाड़ को स्वतंत्र मराठा सरदार नहीं माना गया था, लेकिन अंग्रेजों ने ग्वालियर के सिंधिया को, महादजी सिंधिया को स्वतंत्र मराठा सरदार मान लिया था। यानी बाकी तीन से ये श्रेष्ठ हो गए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब इसका लाभ उठा करके एक फ्रेंच सैन्य अधिकारी था लाबादून, उसको अपने यहां नियुक्त कर लिया
महादजी सिंधिया ने और अपने सेना को प्रशिक्षित करवाना शुरू किया और साथ ही साथ मुसलमानों को और राजपूतों को अपनी सेना में भर्ती किया। महादजी सिंधिया तो चारों सरदारों में सैनिक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ हो गया था कौन? सिंधिया, महादजी सिंधिया। तो मृत्यु हो गई सिंधिया की 1795 में और दौलत राव सिंधिया बना तो उसके साथ भी वही सैनिक शक्ति थी। तो इसलिए इस समय दौलत राव सिंधिया जो था वो पूना दरबार में रह रहा था। कहा? पूना दरबार। और इधर जो होलकर था, जसवंत राव होलकर, वो चाह रहा था कि जो पेशवा है वो हमारे अधीन हो। कैसे होगा? तो बातचीत करने के लिए जो है जसवंत राव होलकर जो है अपना एक प्रतिनिधि जो है भेजता है पूना दरबार में। और जब वो प्रतिनिधि भेजता है पूना दरबार में तो वहां उस प्रतिनिधि की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? पेशवा के द्वारा। तो इससे जसवंत राव होलकर बहुत आग बबूला होता है और अपनी सेना लेकर करके पूना पर आक्रमण कर देता है। और इस पूना के आक्रमण में पराजय हो जाती है किसकी? पेशवा की भी और दौलत राव सिंधिया की भी। तो पेशवा कैसे कैसे जान बचा करके भाग के चले आते हैं बसीर, अंग्रेजों के पास। और वहां पूना पर किसका अधिकार हो जाता है? जसवंत राव होलकर का। और सिंधिया और पेशवा जो है भाग जाते हैं। अब बात समझ में आ रही है? ये दो नाम जसवंत राव होलकर और दौलत राव सिंधिया याद रखिए यहां पर, ठीक है? आपको सब चीज ये हो जाएगा। अब पेशवा ही संकट में आ गया। गायकवाड़ को कोई मतलब था नहीं, भोसले शक्तिहीन थे, उतना मजबूत नहीं थे। तो जो दो मराठा सरदार थे, एक मराठा सरदार के बल पर पेशवा जो है शासन चला रहे थे, तो उसको भी पराजित कर दिया किसने? जसवंत राव होलकर ने। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि पेशवा बाजीराव द्वितीय बसीन पहुंच गए और बसीन में अंग्रेजों के साथ 31 दिसंबर 1902 ईस्वी को संधि कर ली। इस संधि की कटु आलोचना हुआ। क्यों? क्योंकि पेशवा ने अपना संप्रभुता गिरवी रख दी अंग्रेजों के। अब पेशवा जो है अंग्रेजों के मरहूने मिन्नत हो गए, उसके बल पर वो पेशवा बन रहे हैं, जबकि पहले ऐसी बात नहीं थी। तो अंग्रेजों ने इस संधि को बहुत महत्व दिया कि इससे जो है मराठवाड़ा के क्षेत्र में हम अपने प्रभाव की वृद्धि करेंगे। हालांकि बहुत सारे अंग्रेज ऐसे भी थे जिन्होंने इस संधि को उचित नहीं माना कि अभी अंग्रेजों को इतना बड़ा लोड नहीं लेना चाहिए था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन अधिकांश इतिहासकार या अंग्रेज जो थे वो बसीन की संधि को काफी महत्व देते हैं। क्लियर इतना समझ में आ गई? अब लॉर्ड वेलेस्ली की नीति ये रही कि हम मराठों के साथ अलग अलग लड़े। तो गायकवाड़ तो पक्ष में थे ही, मजबूत में कौन? नागपुर के भोसले, सॉरी इंदौर के होलकर, और कौन थे? तो सिंधिया थे, ग्वालियर के सिंधिया। तो इसके लिए दो ने जिम्मेदारी ली, एक आर्थर वेलेस्ली ने और दूसरा जो था वो जनरल लेक ने। आर्थर वेलेस्ली जो था वो दक्कन में जो पेशवा के इलाके थे, मराठा साम्राज्य था, वहां आक्रमण किया, और लेक ने जो उत्तर में मराठा इलाका था वहां आक्रमण किया, और कंटिन्यूअस दोनों क्षेत्रों में अंग्रेज जीतते चले गए, हारे कहीं नहीं। क्लियर? अब ऐसी परिस्थिति में जो देवगांव की संधि होती है, तो चूंकि नीति ही थी कि सबको अलग अलग पराजित किया है, तो भोसले को पराजित करके देवगांव पर 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को संधि करने के लिए मजबूर किया। और ये कौन सी संधि थी? तो सहायक संधि थी। जो सहायक संधि ये बसीन के तहत हुआ, वही फिर देवगांव के साथ भी हुआ। क्लियर? फिर
सिंधिया के साथ जो है सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को। अब बच गए कौन? भोंसले। तो भोंसले के खिलाफ जो है सेना भेजी गई। भोंसले बहुत जगहों पे अंग्रेजों को हराए भी। हराने के पीछे कारण था कि भोंसले का साथ भरतपुर की जाट रियासत दे रही थी। तो इस जगह एक आध दो जगहों पे भोंसले ने जो है अंग्रेजों को हराया भी, पराजित भी किया। लेकिन अंततः वो भी हार गए और हारने के बाद जो है पंजाब भाग गए, वहां जाकर के कि सिख लोग जो है हमारा साथ देंगे। तो और गायकवाड़ जो थे अंग्रेजों के साथ थे। तो इस प्रकार से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठे पूरी तरीके से पराजित हो गए। पराजित तो हो गए, लेकिन मराठा साम्राज्य का भी अंत नहीं हुआ, क्योंकि तीनों शक्तियां के माध्यम से सिर्फ सहायक संधि हुई। सहायक संधि का माध्यम क्या हुआ कि सिर्फ अधीन हो गया अंग्रेजों का, राज उसका बचा रहा, राज का अंत नहीं हुआ। तो मराठा एम्पायर का, मराठा साम्राज्य का जो अंत होता है वो अंत होता है कब? तो इसके बाद जो युद्ध होता है उसमें, यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा ये हुआ था आपको 1802-3 से मान सकते हैं, 1805 तक मानिए, क्योंकि अंतिम जो सरदार थे वो वहां तक गए। इसका पीरियड अगर आप लेंगे तो 1817 से 19 तक मानिए, 17 से 19 ईस्वी। अब देखिए, इसको भी संधि के माध्यम से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें बहुत लंबा ये है, तो इसमें पूना की संधि होती है। अब पूना की संधि 13 जून 1817 ईस्वी को होता है। 13 जून 1817 ईस्वी। उसके बाद 3 जून 1818 ईस्वी को पेशवा का समर्पण मैल्कम के सामने। और फिर जो है 8 लाख पेंशन पर बिठूर निर्वासी, और उसके बाद प्रताप सिंह को प्रतीकात्मक पेशवा बना दिया जाता है। और अंत में शाहजी अप्पा अंतिम पेशवा। अब देखिए, तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो इसमें हुआ ये कि कौन था गवर्नर जनरल। तो 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स से बहुत कंफ्यूज होता है। तो 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर के आए और वो 1823 तक रहा है। तो इसने जो नीति अपनाई ये लॉर्ड वेलेस्ली से भी घोर आक्रमणकारी था, और इसने अधीनस्थ पृथककरण की नीति अपनाई, यानी आइसोलेटेड सबऑर्डिनेंस की।
आइसोलेटेड सबऑर्डिनेंस का मतलब यह हुआ कि जो ब्रिटिश सत्ता है वो ब्रिटिश सत्ता जो देसी रियासतें हैं उसको हड़प लेगी और हड़पने के बाद जो है वो उसको ब्रिटिश साम्राज्य में उसके अधिकांश क्षेत्रों को मिला लेगी और कुछ छोटे मोटे क्षेत्र आइसोलेट करके दे दिया जाएगा ताकि उसके वंश जो है शासन करते रहे। तो ये एक नवीन नीति थी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस समय तक यानी जो सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद सभी मराठा सरदार अलग अलग हो गए, लेकिन अंग्रेजों का जिस प्रकार से दबाव पड़ रहा था उससे बाजीराव द्वितीय काफी खिन्न रहा करते थे। तो अंतिम में एक अंतिम लड़ाई के लिए सारा मराठा सरदारों को आमंत्रित किया कि हम लोग अंतिम रूप से जो है लड़ने के लिए चला गया। पहले तो जो है वो पूना मतलब पहले तो खुद लड़े, वो पराजित हो गए तो पूना की संधि करना पड़ा 13 जून 1817 को। उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने जो है पूना की संधि में अपना मराठा संघ का प्रधान होने का दायित्व उन्होंने त्याग दिया कि हम मराठा संघ के प्रधान नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मराठा सरदारों को एकजुट करके एक अंतिम लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। लेकिन इस अंतिम लड़ाई में वो मैल्कम के समक्ष उनको 3 जून को 1818 को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी, ये 5-6 महीने की अंधाधुन लड़ाई हुई। अंतिम कोशिश किया है मराठों ने कि हम अंग्रेजों से भारत को बचा लें, और आपसी विभेद भी हट करके ये लोगों ने चाहा, लेकिन शक्ति काफी कम हो गई, अंग्रेजों की शक्ति काफी बढ़ गई। तो अंततः मैल्कम के सामने पेशवा ने समर्पण कर दिया और पूरे मराठा साम्राज्य को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। सिर्फ छोटे छोटे भूभाग गायकवाड़ को, होलकर को, भोसले को और सिंधिया को दे दिया गया। बाकी जो विस्तृत क्षेत्र पर जो अधिकार था, जो सपना था संपूर्ण भारत का, वो सभी के सभी इलाके किसके पास चले गए? अंग्रेजों के पास। और प्रतीकात्मक रूप से प्रताप सिंह को पेशवा अंग्रेजों ने बना दिया, एक छोटा सा सूरत का इलाका में। और इस क्रम में अंतिम पेशवा शाहजी अप्पा थे। कौन थे? शाहजी अप्पा। तो इस प्रकार से छात्रों, हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से शुरुआत किया था मराठा के बारे में, और आज अंत किया कि किस ढंग से मराठा साम्राज्य का समापन हुआ। लेकिन एक टॉपिक और रह गया है कि आखिर नहीं मराठों से जुड़ा हुआ है कि आखिर मराठा साम्राज्य का डाउनफॉल हुआ तो क्यों मराठे पराजित हो गए और क्यों अंग्रेज विजयी हो गए। तो सिर्फ ये एक टॉपिक बचा है, तो उस टॉपिक को कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।